अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग जो है कहीं में हो, बहुत खुश हूँ। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड एसओसी 401 का लेसन नंबर 7, दैट इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट्स मीन आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। ये जो लिखा हुआ है स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन एवरीथिंग अंडर द इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी से इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है कि जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो इस चीज पर स्टडी करते हैं, इस चीज पर रिसर्च करते हैं कि जो भी लैंड डिफरेंट लोगों को दी जा रही है उसका किस तरह इस्तेमाल करें, उसे उन्होंने आपस में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और उसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है। आगे जब हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे तो हम इसकी क्लियरली समझ आएगी। डिफरेंस आगे उनका डिफरेंस लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स फ्रॉम इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो आपके माइंड में आता है कि नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है फिर। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि जो पर्सनालिटीज इकोनॉमिक पर स्टडी करती हैं दैट इज इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट इस बात पर स्टडी करते हैं, वो कंट्री मतलब के मुल्क की सतह पर वो स्टडी करते हैं कि जो हमारा मुल्क है उसकी इकोनॉमी को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, हमारा जो मुल्क है वो कैसे अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो ये स्टडी करते हैं, वो रिसर्च करते हैं बेसिकली कि जो हमारी लैंड है हमारे कंट्री की, उसके कितने परसेंट जो है वो प्रोडक्शन हो रही है, उस पर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर हो रही है, और उसके बाद उसके ऊपर कितने जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, कितने लैंड पर इंडस्ट्रीज हैं, कितने लैंड जो है वो जरखेज है, मतलब कितनी लैंड में वाटर मौजूद है, कितनी लैंड है जिसके ऊपर वाटर की कमी है। इस तरह की जो सारी रिसर्च है ये इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं। और वो इस चीज पर भी रिसर्च करते हैं कि जो लोग हैं जो इकोनॉमी में आते हैं वो कितने परसेंट लॉयल है हमारे कंट्री के साथ। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक यूनिवर्सल क्या होता है। इकोनॉमिक यूनिवर्सल होता है कि जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो ये कुछ यूनिवर्सल्स पर स्टडी करते हैं जो हमने पहले भी देखा है, जिसमें सबसे पहले आता है रेगुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, के जो लैंड वाटर और अदर नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कंट्रोल करते हैं, उनको अलोकेट करते हैं। प्रोडक्शन को चेक करते हैं कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है। एक्सचेंज मतलब कि जो डिफरेंट जो हमारी लैंड है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो प्रोडक्शन है उस चीज पर रिसर्च करते हैं। एग्जामाइनिंग द इशू ऑफ लैंड राइट्स, कुछ लैंड राइट्स के इश्यूज होते हैं उनको एग्जामाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक लैंड है जहाँ पानी की कमी है तो वहाँ के लोग जो है थोड़े से तंगदिल होते हैं कि वो अपनी लैंड के अंदर किसी और को नहीं आने देते। लेकिन अगर कोई ऐसी लैंड है जहाँ पर पानी की कमी नहीं है, पानी वाफर मकदार में मौजूद है, तो वहाँ के लोग थोड़ा पोलाइट बिहेवियर शो करते हैं कि अगर हम किसी को नहीं भी आने देंगे तो अपनी लैंड में तो किसी को क्या फर्क पड़ता है, हर किसी की लैंड में पानी उसको पानी मिलता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा पोलाइट हो जाते हैं वहां पर लोग। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है। सबसे पहले इसमें जो जिस पर्सनैलिटी का जिक्र किया गया है दैट इज डॉर्किम। और मैं आपको ये बात बताती चलूं, जो हमारी इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है उनको इन्हीं ने ही जो था वो मतलब इन्होंने खुद स्टडी किया है। ये उनके एंथ्रोपोलॉजी इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है डरकम, जिसको आपने याद रखना, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। आगे इन्होंने सोसाइटीज को दो टाइप्स पर जो है वो डिवाइड किया, मैकेनिकल सॉलिडिटरी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडिटरी। मैकेनिकल सॉलिडिटरी क्या होती है, जो हमें बैकवर्ड एरियाज में जो है देखने को मिलती है। मैकेनिकल सॉलिडिटरी होता है कि लोग जो है वो डिपेंडेंट नहीं होते किसी पर, मल्टीटास्किंग पीपल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वुमेन है वो बाहर काम करके आती है, वो घर का काम भी आकर खुद करती है। औरतें जो है वो घर का काम करने के साथ साथ स्वेटर बुनती हैं, कलीम्स बुनती हैं, हर तरह की चीजें मतलब को अपने हाथ से वो बनाती भी हैं, घर का काम भी करती हैं, बाहर मर्दों के साथ जिनका हाथ बटाती हैं। तो मल्टीटास्किंग होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कि वो मैकेनिकल सॉलिडिटरी में शामिल है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिडिटरी में कौन से लोग शामिल होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं किसी न किसी पर, किसी एक काम की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यहाँ पर सिटीज में ये होता है कि अगर कोई जॉब कर रहा है, अगर एक वुमेन जो है वो हाउस वाइफ नहीं है, वो जॉब करती है, तो उसने घर के काम के लिए किसी और को रखा होगा, ठीक है। और यहाँ तक के घर के काम में भी डिफरेंट काम करने वाली होती है कि कपड़े धोने वाली अलग आती है, काम करने वाली अलग आती है। तो ये सारे कुछ किसमें रिलाई करता है, ऑर्गेनिक सॉलिडिटरी में, कि हमारी जो स्पेशलाइजेशन है उसको हमने आगे फर्दर डिवाइड किया होता है, ठीक है। मल्टी लोग एक दूसरे अगर एक काम कर रहे हैं तो वो दूसरे काम के लिए किसी और पर उन्हें डिपेंड करना पड़ता है, वो मल्टीटास्किंग परफॉर्म नहीं कर पाते। नेक्स्ट अब बात की जाएगी जेंडर रोल्स एंड एज स्पेशलाइजेशन की। ये थोड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल जो जेंडर के जो रोल्स जो जेंडर रोल्स होते हैं उनको उनकी डिवीजन पाई जाती है, एज की स्पेशलाइजेशन की जाती है। फॉर एग्जांपल कि कुछ इस तरह के एरियाज होते हैं, कुछ इस तरह के कल्चर्स होते हैं या वुमेन को भी हार्ड जो वर्क है वो परफॉर्म करना पड़ता है, जहाँ पर गुर्बत इतनी ज्यादा होती है कि चाइल्ड लेबर भी पाई जाती है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे आ जाते हैं जहाँ वुमेन्स को रिलैक्सेशन मिल जाती है, उन पर इतना बर्डन नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे जहाँ पर उन्हें हैवी वर्क का बर्डन उन्हें उठाना पड़ता है, साथ घर भी चलाना पड़ता है, बाहर भी काम करना पड़ता है। तो इस तरह जो है वह एक किस्म की डिफरेंसी जो है वो पाई जाती है। इज नेपोटिज्म ऑलवेज बैड।
नेपोटिज्म की बात हो रही है, सबसे पहले आपको बताऊं कि नेपोटिज्म होता क्या है। नेपोटिज्म इज फेवरिज्म, ठीक है। अब आपने बताना है कि आप फेवरिज्म के हक में हैं या नहीं है। यहाँ पर उन्होंने दो बातें बताई हुई है कि पार्टिकुलरिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म, ठीक है। पार्टिकुलरिज्म क्या होता है कि आपकी जो पहचान है, आपको जो एक मुकाम मिलता है, आपकी जो फेवरिज्म आपकी फैमिली से मिलती है आपको, ठीक है। आपको जो इज्जत मिलती है वो आपकी फैमिली पे बेस कर रही होती है। लेकिन यूनिवर्सलिज्म में होता है कि आपका जो अपना स्टैंडर्ड है आप उससे पहचाने जाते हैं। अब आपका जो अपना स्टैंडर्ड एग्जाम इंटरव्यूज है आप उसकी बुनियाद पर पहचाने जाते हैं, उसकी बुनियाद पर आपको एक इज्जत मिलती है। फेवरिज्म मतलब कि इसमें इस फेवरिज्म का कॉन्सेप्ट इसमें कम होता है यूनिवर्सलिस्टिक में, ठीक है। तो अब ये आपने डिसाइड करना है कि फेवरिज्म जो है वो बैड है या नहीं बैड। इज नेपोटिज्म ऑलवेज बैड? इसका आंसर आप खुद देंगे। आगे हम चलते हैं लेसन नंबर जल्दी से लेसन नंबर 8 पे। हम इसके साथ ही लेसन नंबर 8 भी करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूड है लेसन नंबर 7 ही, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ये कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट जो गुड्स हैं जो हमारे मतलब के हमने पहले भी ऊपर भी पीछे बात की है, तो उनको उन्होंने डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरीज में। सबसे पहला आता है रेसिप्रोसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट एक्सचेंज सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेसिप्रोसिटी क्या होता है। ये होता है कि जो हमारी गुड्स है, जिनकी हम चीजें जो है उनका हम एक्सचेंज करते हैं इक्वल अमाउंट्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेड करते हैं, हम एट द मोमेंट हम उन्हें इक्वल अमाउंट देके उसमें कुछ चीज खरीद लेते हैं या उनसे इक्वल अमाउंट लेके उन्हें कोई चीज सेल कर देते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गुड्स जो सेल हो रही है या बाय हो रही है लेकिन वो इक्वल अमाउंट्स में नहीं हो रही, तो फिर जो हमारे पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक्स होते हैं वो उन्हें कलेक्ट करते हैं, उन्हें खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे मार्केट एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है, ये आगे हम जाकर थोड़ा सा एक्सप्लेन से पढ़ेंगे तो आपको ये टर्म्स ज्यादा वो है वो समझ आ जाएगी, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। मार्केट एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है कि जो हम करेंसीज की बुनियाद पर बाय और सेल कर रहे होते हैं। आगे अब उन्होंने रेसिप्रोसिटी की कुछ टाइप्स बताई हुई है कि जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी एक होती है कि जनरलाइज रेसिप्रोसिटी होती है कि फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली के साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो ये नहीं देखता कि उसने मुझे इतने पैसों का गिफ्ट दिया था, मैंने भी उसे इतने पैसों का देना है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी केयर करते हैं, तो वो आप ये नहीं देखते कि उन्होंने हमारी इतने साल केयर की थी, हमने भी उनकी इतने ही साल करनी है। तो कोई मतलब आप कह सकते हैं कि मेजरमेंट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस रेसिप्रोसिटी। इसमें ये होता है कि बैलेंस काम चल रहा होता है। इसमें आपको सिंपल उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि हर घर में एक रजिस्टर मौजूद होता है जिसके ऊपर ये नोट किया होता है कि फलां की शादी में जब हम गए थे हमने उनकी शादी पे इतने पैसे दिए थे, उनकी बेटी की शादी पे इतने दिए थे, बेटे की शादी पे इतने दिए थे। तो जब उनके अपने बेटे की शादी होती है तो वो लोग भी उससे उतने ही आके देते हैं, ठीक है। तो ये एक किस्म की एक डिवीजन होती है जिससे बैलेंस करके वो चलते हैं कि हमारे हमसायों ने हमारे बेटे की शादी पे हमें इतने दिए थे, अब उनके 2 बेटे हैं तो हमने डिवाइड डिवाइड करके इतना बैलेंस करना है। ये चीज आप लोगों को समझ आ जाएगी, ये बिल्कुल नेचुरल वो है, जनरल चीज है। नेगेटिव रेसिप्रोसिटी क्या होता है कि आप जब भी कुछ कर रहे हैं, आप किसी को कुछ दे रहे हैं या किसी से कुछ ले रहे हैं, आप अपने मुफाद के लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है। आप उसके लिए बेशक अगले बंदे का लॉस हो रहा है, आप ये देख रहे हैं कि आपको कहाँ प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसे कहते हैं नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। रीडिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है कि इसमें उन्होंने हमें बताया हुआ कि जो फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह की चीजें होती हैं कि आप अच्छे से डिवाइड नहीं कर पाते एक दूसरे के दरमियान, ठीक है। इसकी उन्होंने एग्जांपल ये दी है, फॉर एग्जांपल जो ज़कात है वो जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक्स हैं वो पहले सारी ज़कात इकट्ठी कर लेते हैं, टैक्स भी इकट्ठे कर लेते हैं, फिर वो आगे खुद उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट एक्सचेंज के बारे में बात की हुई है कि मार्केट एक्सचेंज क्या होता है। मार्केट एक्सचेंज होता है कि हमारी करेंसी पर बेस करती है। हमने पहले भी पढ़ा कि आप करेंसी को इस्तेमाल करते हुए चीजें जो है वो खरीदते हैं। मतलब आप जो मार्केट में जाकर शॉपिंग करते हैं दैट इज मार्केट एक्सचेंज, ठीक है। आप मार्केट में जाते हैं अपने करेंसी देते हैं और आप उस चीजें ले लेते हैं या आप किसी को चीज बेचते हैं उससे करेंसी ले लेते हैं। ये पर्सनली नहीं होती, ये मतलब कि मार्केट लेवल पे होती है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? दैट्स मीन फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स। जो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर शॉपिंग करते हैं, अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। मतलब किसी भी दूसरे मुल्क की ट्रेडिंग जो है वो ऑनलाइन आपके मुल्क में हो रही है और आपके मुल्क की चीजें जो है वो ऑनलाइन किसी दूसरे मुल्क में सेल हो रही है, जिससे आपके मुल्क को भी फायदा हो रहा है, उन्हें भी फायदा हो रहा है। इट्स कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ये हमारे बहुत ही सिंपल से इजी से कॉन्सेप्चुअल लेसन नंबर 7 और 8 था जो हमने इस वीडियो में कवर किया। और अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर इसी तरह समझ आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स और दूसरे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी अपलोड करके दे सकूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।